जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो बेसिक चीजें मैंने अभी तक बताई है उसको एक चार्ट के द्वारा बता दे रहा हूं, ताकि कुछ मित्रों का हालांकि मत है कि आप एक चार्ट के द्वारा इन सब चीजों को बता दीजिए। तो लिखित रूप से सब कुछ आपको पहले दे चुका हूं, लेकिन आज मैं इस चार्ट के माध्यम से कुछ चीजें आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, जो भी चीजें मैंने अभी तक बताई है। हालांकि 3-4 वीडियो ही दिया हुआ है मैंने, तो अभी जस्ट शुरू किया है ये चैनल। इसमें जन्म समय संशोधन का 2 वीडियो दिया है, तो आप लोग जन्म समय भी अपना सुधार सकते हैं। और यहाँ पर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम जाएंगे। बिल्कुल शुरुआत से हाई लेवल का प्रेडिक्शन तक जाएंगे, और बाय डेट किसी चीज का प्रेडिक्शन करेंगे हम। अगर जॉब लगेगी तो किस दिन लगेगी, शादी होगी तो किस दिन होगी आपकी, इस तरह का प्रेडिक्शन हम यहाँ करेंगे। तो उम्मीद है बहुत सारा फायदा होगा आपको इस चैनल पर। तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, इस चैनल का लाभ लें। बिल्कुल अलग लेवल का ज्योतिष यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा। केपी एस्ट्रोलॉजी, नक्षत्र ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पामिस्ट्री, चारों का विस्तार से ज्ञान यहाँ दिया जाएगा आप लोगों को। और बहुत ज़्यादा फायदा आप इस चैनल का ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। मेरा एक और चैनल है एस्ट्रो तारा मिश्रा के नाम से, उसे भी आप लोग सब्सक्राइब करें। वहाँ भी अद्वितीय वीडियो दिए हुए हैं, जिसको आप देखकर बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। जो चीज़ें बताई थी उसे मैं आपको चार्ट के द्वारा कोशिश करता हूँ कि समझा दूँ। सबसे पहले राहु केतु के फल के बारे में जान लेते हैं। राहु केतु के फल के बारे में राशि कुंडली की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर राहु केतु का फल हम जानेंगे कि राहु केतु का फल कैसे देखा जाता है। अगर राहु केतु का सिग्निफिकेटर निकालना आप लोग जान गए तो अन्य ग्रहों की आसानी से निकाल लेंगे। देखिए, राहु केतु का नियम ये है, राहु या केतु जिस ग्रह के साथ युति में होते हैं, उस जिस भी ग्रह के साथ राहु या केतु युति में हो उसका फल देंगे। तो जैसे देखिए, यहाँ केतु है, यहाँ राहु है। तो राहु किसी के साथ युति में नहीं है, लेकिन केतु है। तो केतु शनि के साथ युति में है, तो यह शनि का भी फल देंगे। अब देखिए, शनि की एक राशि द्वितीय और तृतीय भाव में आ रही है, तो यहाँ का भी फल केतु देंगे। पहला सिग्निफिकेटर है। दूसरा है, तो मतलब राहु या केतु जिसके साथ युति में होंगे उसका भी फल देंगे। दूसरा है, उसके बाद जिस ग्रह की दृष्टि इन पर होगी उसका भी फल देंगे। तो देखिए, यहाँ पर केतु पर तो किसी की दृष्टि नहीं है, परंतु राहु की दृष्टि, राहु पर शनि की दृष्टि है। राहु केतु का दृष्टि एक दूसरे का नहीं लिया जाता, दोनों एक्सेस में होते हैं। तो यहाँ केतु के साथ जो शनि है वो राहु को देख रहे हैं, तो शनि की दृष्टि राहु पर है। तो जिसके साथ दृष्टि में होते हैं उसका फल देते हैं। तो अगेन राहु भी यहाँ द्वितीय और तृतीय का फल देंगे। इसके बाद जिसके नक्षत्र में है उसका फल देंगे। तो राहु किसके नक्षत्र में है आप देख सकते हैं यहाँ पर। राहु देखिए सूर्य के नक्षत्र में है। यानी कि सूर्य 9वें भाव में इनकी राशि है और सूर्य यहाँ बैठे हैं, तो राहु इसका भी फल देंगे। केतु की बात करें तो केतु देखिए, ये चंद्रमा नहीं, ये जुपिटर के नक्षत्र यानी गुरु के नक्षत्र में है। तो केतु की बात करें तो गुरु गुरु के नक्षत्र में है, तो यहाँ लग्न का, क्योंकि लग्न में गुरु की राशि और यहाँ का, और यहाँ बैठे हैं तो यहाँ का फल देंगे केतु अपनी दशा अंतर्दशा में। अब देखिए, ये नियम हो गया कैसे निकाला जाता है इनका सिग्निफिकेटर। इसके अलावा राहु केतु जिस राशि में बैठे हैं उस राशिपति का भी फल देंगे। तो केतु यहाँ देखिए मंगल की राशि में बैठे हैं, तो मंगल का भी फल देंगे। और राहु देखिए शुक्र की राशि में बैठे हैं, तो ये शुक्र का भी फल देंगे। तो इस तरह से राहु केतु का सिग्निफिकेटर निकाला जाता है। जब कोई ग्रह राहु या केतु के नक्षत्र में हो तो प्रथम क्रम में, ध्यान दीजिएगा, राहु केतु के नक्षत्र में कोई ग्रह हो तो प्रथम क्रम में राहु केतु जिस भाव में बैठे हैं उसका फल देंगे। राहु केतु जिस भी भाव में बैठे हैं उसका फल देंगे, जिसके भी नक्षत्र में हो। दूसरे क्रम में राहु केतु का नक्षत्र पति जिस भाव में बैठा है उसका फल देते हैं। राहु केतु का नक्षत्र पति जिस भाव में बैठे हैं उसका भी फल देते हैं। जिस भाव का स्वामी होगा उसका फल देगा, यानी राहु केतु जिस राशि में हो वह राशिपति जिस भाव में बैठा हो उसका भी फल देते हैं। मान लीजिए यहाँ राहु के राशिपति शुक्र हुए, तो शुक्र यहाँ बैठे हैं तो उसका भी फल देंगे। और केतु मंगल, तो मंगल यहाँ बैठे हैं तो इसका भी फल देंगे। मंगल यहाँ पर मरकरी है, सॉरी, मंगल यहाँ पर बैठे हुए देखिए, तो यहाँ पर बैठे हुए तो यहाँ
केतु इनका भी फल देंगे। तो इस तरह से राहु केतु का देखा जाता है। अब प्रॉपर नियम समझिए। केपी एस्ट्रोलॉजी में राशि की अपेक्षा नक्षत्रों को बलवान माना जाता है, यानी प्रत्येक ग्रह अपने नक्षत्र अधिपति का फल देता है। मान लीजिए हम बात करें यहाँ सन की, तो सन किसके नक्षत्र में है? मून के। तो प्रत्येक ग्रह अपने नक्षत्र अधिपति का फल देता है, यानी जब भी सूर्य की दशा चलेगी यह चंद्रमा का फल देंगे और जरूर देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब केपी एस्ट्रोलॉजी में दो तरह की कुंडली का उपयोग होता है, एक राशि कुंडली और दूसरा भाव चलित कुंडली। राशि कुंडली का उपयोग ग्रहों की किस राशि में स्थिति है, दृष्टि है, युति है, उसके लिए देखी जाती है। और भाव चलित कुंडली का उपयोग आपके ग्रह किस भाव का फल दे रहे हैं उसके लिए देखा जाता है। राशि कुंडली में एक राशि एक भाव में एक ही राशि हो सकती है, लेकिन भाव चलित में एक राशि दो बार भी हो सकती है और कुछ राशियां गायब भी हो सकती हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी में प्रत्येक भाव से संबंधित घटना होने के लिए उस भाव के उप नक्षत्र स्वामी यानी सॉरी, किसी भी भाव का सेवेंथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं। केपी एस्ट्रोलॉजी में प्रत्येक भाव से संबंधित घटना होने के लिए उस भाव के उप नक्षत्र स्वामी यानी कस्पल सब लॉर्ड का संबंध मुख्य भाव और सहायक भावों से होना अति आवश्यक है। जैसे अब सेवेंथ की बात करेंगे। विवाह का मुख्य भाव 7वां है और सहायक भाव दूसरा और 11वां है। अब विवाह का प्रॉमिस चेक करने के लिए 7वें भाव के उपनक्षत्र स्वामी CSL यानी उपनक्षत्र स्वामी कस्पल सब लॉर्ड का संबंध उसके नक्षत्र स्वामी STL और उपनक्षत्र स्वामी SL के द्वारा किसी प्रकार 2 7 11 से हो जाए। अब मान लीजिए कि सेवेंथ कस्पल सब लॉर्ड मान लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं मरकरी है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के 7वें भाव के उपनक्षत्र स्वामी सेवेंथ कस्पल सब लॉर्ड, यहाँ पर जैसे देख लें इस कुंडली में आप देखिए सेवेंथ कस्पल सब लॉर्ड कौन है। देखिए कि सेवन कस्पल सब लॉर्ड जुपिटर है, और जुपिटर को देख लीजिए। जुपिटर यहाँ आपके सन के नक्षत्र में है और सैटर्न के उप नक्षत्र में है। तो जुपिटर को देखिए 1 4 9 दे रहे हैं, सन 1 2 8 9 दे रहे हैं, और शनि जो है वो 2 3 दे रहे हैं। तो मुख्य भाव यहाँ 7 नहीं आ रहा है, अतः यह विवाह बहुत मुश्किल दिख रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, हमें यहाँ ये नहीं दिखना है कि यहाँ इस कुंडली में क्या हो रही है। हमें ये देखना है कि 7वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी अगर विवाह के लिए चेक कर रहे हैं तो अपने नक्षत्र स्वामी और उप नक्षत्र स्वामी के जरिए 2 7 11 भाव को सिग्निफाई करेगा तो शादी होगी। अब जैसे इसी प्रकार ले लेते हैं, मान लीजिए कि मरकरी है किसी कुंडली के सेवेंथ कस्पल सब लॉर्ड 7वें भाव के उप नक्षत्र स्वामी, तो ये 7 भी दे रहे हैं 11 भी दे रहे हैं। अब इनके नक्षत्र स्वामी अगर मान लेते हैं सूर्य हो तो 2 भी दे रहे हैं, और अगर हम मान लेते हैं कि वीनस हैं इनके उप नक्षत्र स्वामी तो ये भी 11 दे रहे हैं। तो 7 भी मिल गया, 2 भी मिल गया, 11 भी मिल गया। तो इसका मतलब है कि यह शादी प्रॉमिस मिल रहा है। तो ऐसे देखना है। तो घटना कब घटित होगी? आपने ये समझा कि 7वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी अपने नक्षत्र स्वामी और उपनक्षत्र स्वामी के जरिए अगर 2 7 11 को सिग्निफाई करे तीनों मिलकर, तो वह विवाह जरूर होगी। वैसे ही अगर जॉब की बात करें तो 6ठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी अपने नक्षत्र स्वामी और उपनक्षत्र स्वामी के जरिए 2 6 10 11 भाव को सिग्निफाई करेगा तो जातक गवर्नमेंट जॉब करता है। तो अब समझिए कि घटना कब घटित होगी। इसके लिए महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा के स्वामियों के संबंध और संबंधित भाव से होना जरूरी है। यानी कि इसके लिए महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा के स्वामियों का संबंध होना और संबंधित भाव से संबंध होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि शादी की बात हम करेंगे तो जब भी महादशा चलेगी तो महादशा नाथ भी विवाह का भाव दे, अंतर्दशा नाथ भी दे और प्रत्यंतर दशा नाथ भी विवाह का भाव दे, तो उस समय में शादी हो जाती है। और सूक्ष्म जाना है आपको तो महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अलावा प्राण दशा और सूक्ष्म दशा तक देखें, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा तक देखें तो बाई डेट आप बता सकते हैं कि किसी की शादी कब होने वाली है। तो ये बिल्कुल आसान है अगर आप समझ गए अच्छे से। तो केपी के अनुसार प्रत्येक भाव का 12वां भाव उस भाव का व्यय करता है, नकारात्मक होता है। जैसे विवाह के लिए 2 7 11 होता है तो उसके नकारात्मक भाव विवाह ना होने या विवाह टूटने का भाव 1 6 10 होता है।
पर साथ में 1 6 10 को बढ़ा हुआ भाव, 1 6 10 का बढ़ा हुआ भाव साथ में आ जाए, यानी मान लीजिए कि अगर इसका नकारात्मक भाव 10वां आ रहा है लेकिन साथ में 9 भी आ जाए तो इस भाव का काट वहां पर उपलब्ध हो जाता है, तो इसका नकारात्मक फल नहीं मिलेगा। अब जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं 7वें का नेगेटिव भाव 6 है लेकिन साथ में 6 के साथ 5 भी आ जाए तो इसके नेगेटिव प्रभाव खत्म हो जाते हैं, इसका नेगेटिव प्रभाव ये ले लेता है। तो इस तरह से आपको देखना है। अब देखिए, इसी प्रकार केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार 8वां और 12वां भाव भी नकारात्मक होते हैं। यदि कष्फल सबलॉर्ड घटना से संबंधित मुख्य और सहायक भाव के साथ 8 12 को भी दिखाता है, यानी कि कष्फल सबलॉर्ड उपनक्षत्र स्वामी दिखा रहा है कि घटना होगी, घटना के भाव को निर्देशित करता है, लेकिन 8 12 भी साथ में आ जाए तो वह घटना तो होती है परंतु सुख और संतोष प्राप्त नहीं होता है उस घटना में। केपी के अनुसार 1 2 3 6 10 11 भाव शुभ होते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार पहला, दूसरा, तीसरा, छठा, 10वां, 11वां भाव शुभ माना जाता है और अशुभ भाव जो होता है वह 4 5 7 8 9 और 12 है, जिसे अशुभ माना जाता है। केपी के अनुसार जो ग्रह अपने ही नक्षत्र में होता है वह सबसे बलवान माना जाता है और जो ग्रह जिस ग्रह के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं होता वह भी स्वतंत्र रूप से अपना फल देता है, इसलिए वह भी बलवान माना जाता है। केपी के अनुसार घटना के मुख्य भाव के कस्पल सबलॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी उन घटना को नकार दे तो घटना कभी घटित नहीं होती, परंतु उपनक्षत्र स्वामी घटना के पक्ष में हो तो घटना जरूर घटित होती है। यदि उपनक्षत्र स्वामी के साथ नक्षत्र स्वामी भी घटना को दर्शाता हो तो वह घटना निश्चय ही घटित होती है, इसमें संदेह होने की कोई बात ही नहीं। अब इसी क्रम में ग्रह सबसे अधिक बलवान होते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, वो भी समझ लीजिए। भाव में बैठे हुए ग्रह, जैसे यहाँ जुपिटर इस भाव में बैठे हैं, हालांकि ये तो नीच के हैं, तो इस केवल नियम समझा रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिए। अब अगर बात करें हम तो ग्रह भाव में बैठे हुए ग्रह के नक्षत्र में गया हुआ ग्रह, जिस भाव में कोई ग्रह बैठा है उसके नक्षत्र में जो ग्रह है वह सबसे ज्यादा प्रथम स्थान पर बली होता है। फिर से समझिएगा, आई रिपीट, भाव में बैठे हुए ग्रह के नक्षत्र में गया हुआ ग्रह सबसे अधिक बलवान माना जाता है। दूसरे स्थान पर भाव में बैठा हुआ ग्रह सबसे बलवान माना जाता है दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर भाव के स्वामी ग्रह के नक्षत्र में गया हुआ ग्रह बली माना जाता है। भाव के स्वामी जो होंगे, उस स्वामी जो हैं उनके नक्षत्र में रहा हुआ ग्रह बलवान माना जाता है। चौथे स्थान पर भाव का स्वामी बली माना जाता है और पांचवा निर्देशक ग्रह की दृष्टि या युति बली मानी जाती है। इसमें क्रमांक 1 सबसे अधिक बलवान और क्रमांक 5 सबसे कमजोर माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के फलादेश में 2 बातें मुख्य हैं। भाव से संबंधित फल मिलेगा या नहीं, जैसे कि शादी के लिए 7वां भाव देखा जाता है तो 7वें भाव का फल मिलेगा या नहीं, यह पहला नियम हो गया, पहला बात हो गया। और फल मिलेगा तो कब मिलेगा, समय कब होगी उस शादी की, यह दूसरी स्थिति होगी। भाव का फल, कुंडली में कोई खास भाव का फल मिलेगा या नहीं, यह आप कस्त के उपपति से जान सकते हैं, यानी जिस भाव का विचार कर रहे हैं उसके उप नक्षत्र स्वामी से जान सकते हैं। कुछ नियम समझे, नक्षत्रपति जिस भाव में होगा उस भाव का पूरा फल प्राप्त होता है। कुंडली के पी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार नक्षत्र स्वामी जिस भाव में होगा, जिस भाव का आप विचार कर रहे हैं उसके कष्फल सब लॉर्ड का नक्षत्रपति जिस भाव में होगा उसका पूरा फल आपको प्राप्त होगा। ग्रह और उसके मालिकी राशि घटना बनने के स्रोत को बताते हैं। नक्षत्रपति घटना के प्रकार को बताता है। किसी भाव का उपनक्षत्रपति उस घटना के परिणाम को बताता है, यानी कि किसी भाव का उपनक्षत्र स्वामी उस घटना के प्रकार को बताएगा कि घटना घटित होगी कि नहीं। उप उपपति यानी उप उप नक्षत्रपति घटना का समय बताएगा, यानी काल निर्धारण करेगा कि वह समय कब आएगा। यानी उप नक्षत्र स्वामी अपने उप नक्षत्र स्वामी के साथ कनेक्ट होकर घटना के छोटे समय को आपको बता देगा, यह बताएगा कि घटना कब घटेगी। अगर
नक्षत्र स्वामी आपके दशा को दिखाता है तो नक्षत्र स्वामी वहीं पर आपके अंतर्दशा को दिखाता है। इसके बाद केपी में कोई ग्रह शुभ नहीं होता और कोई अशुभ नहीं होता। ग्रहों का भाव से संबंध समझ लीजिए। ग्रह जिस भाव में स्थित हो उस भाव से उसका संबंध होता है। ग्रह जिस भाव का स्वामी होता है उस भाव से उस ग्रह का संबंध हुआ। ग्रह जिस भाव का उपपति है उस भाव से उस ग्रह का संबंध हुआ। ग्रह जिस भाव का उपपति है उस ग्रह का उस भाव से संबंध हुआ और ग्रह जिस भाव पर दृष्टि करता है उस भाव से उसका संबंध हुआ। यानी कि ग्रह जिस भाव में स्थित है, मान लीजिए कि यहाँ पर जुपिटर है तो इस भाव से जुपिटर का संबंध हुआ। ग्रह जिस भाव का स्वामी है उस जिस भाव का स्वामी होता है उस भाव से संबंध हुआ तो स्वाभाविक है कि जो जो भाव आपको गुरु को मिले हुए हैं उसका भी संबंध हुआ। ग्रह जिस भाव का उपपति है यानी कि जिस भाव के आप उपपति हैं कोई ग्रह, अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ देखें, देखिए जुपिटर 7th हाउस के उत्पत्ति हैं तो उस भाव से भी इनका संबंध हुआ। जिस भाव का उत्पत्ति है उसके साथ भी संबंध हुआ और ग्रह जिस भाव पर दृष्टि करता है उस भाव से भी संबंध हुआ था और जुपिटर जहां जहां देखेंगे उस भाव से भी इनका संबंध हुआ। उदाहरण, यदि ए ग्रह बी ग्रह का अगर ए ग्रह बी ग्रह का नक्षत्रपति या उप नक्षत्रपति है और बी ग्रह जिस भाव में स्थित होगा उस भाव के साथ ये ग्रह का संबंध स्वतः ही बन जाएगा। यानी कि बिल्कुल संबंध वहां माना जाएगा। अब कुंडली में किसी खास भाव का फल मिलेगा या नहीं या उस भाव के उप नक्षत्रपति से जानते हैं। उप नक्षत्रपति इसको बताएगा। अब देखिए, अगर आपकी आयु की बात करें तो आयुष्मान के लिए प्रथम भाव के कष्ट से जानेंगे। यदि प्रथम भाव के कष्ट उपपति 6, 8, 12 का स्वामी बनता है तो आयु 29 की होती है। 5, 9, 10 का स्वामी बने तो पूर्ण आयु होती है और दोनों मिला जुला हो तो मध्य आयु होती है। उपपति के उपरोक्त भाव के साथ संबंध, युति या दृष्टि का भी विचार करना चाहिए। शिक्षा की बात करें अगर हम, चौथे भाव से देखा जाता है तो यदि चौथे भाव का उपपति बुध या गुरु है तो जातक अवश्य पढ़ाई करेगा। उपपति का किसी प्रकार बुध या गुरु से संबंध होना चाहिए। उच्च शिक्षा के लिए 9वां भाव देखा जाता है। यदि चौथे का संबंध 2, 4, 11 भाव से हो तो जातक प्राइमरी या स्कूल तक की शिक्षा करता है। यदि 9वें से संबंध बन जाए तो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय के लिए 10th हाउस 10वां भाव देखा जाता है। 10वें भाव का उप नक्षत्रपति जिस नक्षत्र के घर में है यदि वह छठे भाव से संबंध बनाता है तो जातक नौकरी करेगा। यदि 7वें से संबंध बनाता है तो जातक व्यापार करेगा। व्यवसाय से अच्छी आमदनी के लिए 10वें कस के उत्पत्ति का संबंध 2, 6, 10 से होना चाहिए। अगर 11वां भी आ जाए तो उत्तम है। नौकरी के लिए 10वें भाव के उत्पत्ति का संबंध 2, 6, 10, 11 से होने पर नौकरी होती है। 7वें से नहीं होना चाहिए, नहीं तो व्यापार जुड़ जाएगा। शादी के लिए यदि 7वें भाव का उपनक्षत्रपति 2, 7, 11 भाव से संबंध बनाए तो शादी होगी। यदि 7वें का उत्पत्ति का संबंध छठे 10वें से हो, अगर पहले छठे 10वें से हो तो शादी नहीं होती या तलाक हो जाता है। अब प्रेम विवाह के लिए यदि 5th कस्पर सब लॉर्ड का संबंध 2, 5, 11 भाव से हो तो प्रेम विवाह होगा। यदि 5वें भाव का उत्पत्ति 7वें और 11वें भाव का कारक ग्रह के नक्षत्र में हो तो प्रेम में सफलता मिलती है। विदेश यात्रा की बात करें तो 12वें के उत्पत्ति यदि 9वां का निर्देशक बनता हो तो विदेश यात्रा होती है। तीसरा भाव भी छोटी यात्रा का है तो तीसरे भाव का भी विचार कर लेना चाहिए। मकान की बात करें तो चौथा भाव देखें, यदि चौथे का उत्पत्ति का संबंध 4, 11, 12 से हो तो जातक मकान बनाता है। 12वां भाव निवेश का है। 11वां भाव आपके इच्छा पूर्ति का है। यदि छठे से भी संबंध हो तो सूद पर पैसे लेकर मकान बनाता है जातक। कोई भी घटना दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा में होगी। अंतर्दशा में फल की प्राप्ति होती है पर गोचर का भी सपोर्ट होना चाहिए, अतः गोचर को जरूर देखें। शादी 2, 7, 11 भाव के निर्देशक ग्रहों की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में होगी। संतान 2, 5, 11 के दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में। प्रमोशन 2, 6, 10, 11 में 2, 6, 10, 11 भाव के निर्देशक ग्रहों की संयुक्त दशा में प्रमोशन होता है। इसमें 3, 9 अगर सम्मिलित हो जाए तो ट्रांसफर के साथ प्रमोशन होता है। मकान 2, 8, 11 भाव के निर्देशक ग्रहों की दशा में
कोर्ट केस में सफलता की बात करें तो छठा भाव कोर्ट कचहरी का है। सफलता के लिए 11वें से संबंध होना चाहिए, उसकी संयुक्त दशा में सफलता मिलेगी। केपी के अनुसार कोई भी सफलता 11वें भाव के बिना संभव नहीं है। तो 11वें भाव की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में ही सफलता मिलती है। अब हम बात करें आपके भाव कारकत्व की, तो भाव कारकत्व का तात्पर्य यह ज्ञात करना है कि किसी विशेष भाव का फल कौन कौन से ग्रह देंगे। भाव कारकत्व ज्ञात करने के लिए हमें भाव चलित कुंडली की आवश्यकता होती है। इसके निम्न नियम है। भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र में गया हुआ ग्रह लेवल 1 का सिग्निफिकेटर होता है। भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र में गया हुआ ग्रह लेवल 1 का सिग्निफिकेटर होगा। दूसरा, भाव में स्थित ग्रह लेवल 2 का सिग्निफिकेटर होगा। भाव के स्वामी के नक्षत्र में स्थित ग्रह लेवल 3 का सिग्निफिकेटर होगा और भाव स्वामी जो है वह लेवल 4 का सिग्निफिकेटर होगा। तो लेवल 1 सबसे स्ट्रॉन्ग और लेवल 4 सबसे कमजोर होता है। यह हो गया भाव कारकत्व। अब ग्रह कारकत्व की बात करें, जहां भाव कारकत्व से यह निर्धारित होता है कि किस किस भाव का फल कौन कौन से ग्रह देंगे, परंतु क्या यह वास्तव में फल दे पाएंगे या नहीं, इसका निर्धारण भाव कारकत्व से नहीं ग्रह कारकत्व से होता है। इसके लिए हमें ग्रह कारकत्व का उपयोग करना होगा। मान लें हमें यह देखना है कि किसी जातक का विवाह होगा या नहीं होगा। मान लें कि किसी की बुध की दशा चल रही हो, तो अब हमें सारा ध्यान बुध पर केंद्रित करना होगा। हमें चेक करना होगा कि क्या बुध शादी करवा सकता है या नहीं, यानी बुध की दशा में शादी होगी या नहीं, यही हमारा ग्रह कारकत्व है। अब देखिए हम बुध पर आ जाए, यहाँ सीधा सीधी हमें बुध का प्रेडिक्शन देखना है। अगर हमने चेक कर लिया है पहले कि 7वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी आपका 7th कष्पल सब लॉर्ड 2-7-11 को सिग्निफाई कर रहा है अपने नक्षत्र और उपनक्षत्र के जरिए, तो 100% मैरिज प्रॉमिस मिल रहा है। लेकिन अब हमें अगर ये देखना है कि जातक की विवाह की उम्र हो गई है और उसकी बुध की दशा चल रही है, तो क्या बुध की दशा में इस जातक का विवाह हो सकता है। तो अगर हम देखना चाहें तो मान लीजिए बुध का सिग्निफिकेटर अगर हम देखें तो 7 भी मिल रहा है, 11 भी मिल रहा है। और देखिए मान लीजिए उसमें चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही हो, अंतर्दशा को छोड़ दीजिए, मान लीजिए अगर हमें देखना है कि बुध की महादशा में शादी होगी कि नहीं, तो यहाँ देखिए कि 7 दे रहे हैं और 11 दे रहे हैं। तो यहाँ पर तो क्लियर है, मुख्य भाव हमारा मिल गया। अब इनके मान लीजिए नक्षत्र स्वामी हैं मार्स मंगल बुध के, और बुध यहाँ पर देखिए मान लीजिए यहाँ पर 1 3 4 5 12 दे रहे हैं, तो ये नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब मान लीजिए उपनक्षत्र स्वामी 2 दे रहा है, तो हमारा क्योंकि बुध देव 7th कष्पल सब लॉर्ड यानी 7वें भाव के उपनक्षत्र स्वामी हैं और 7-11 दे रहे हैं और उनके उपनक्षत्र स्वामी 2 दे रहे हैं, तो 2 7 11 तीनों भाव हमें यहाँ प्राप्त हो जाते हैं। तो 100% हम कह सकते हैं कि इस जातक की शादी इस मरकरी की दशा में हो जाएगी। अब यह शादी कब होगी, तो मान लीजिए मरकरी की दशा चलेगी, तो मरकरी शादी का भाव दे रहे हैं। अब इसमें मान लीजिए मून की अंतर्दशा चलेगी तो मून भी 2 दे रहे हैं। अब प्रत्यंतर दशा किसी और ग्रह की देख लेते हैं, मान लीजिए वीनस की प्रत्यंतर दशा चलेगी, तो इसमें आप देखिए 11 दे रहे हैं यहाँ पर, या सैटर्न की चलेगी तो 2 दे रहे हैं। अब इसमें और आप करीब चले जाएं, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा चले जाएं। सूक्ष्म दशा कोई ग्रह चल रहा हो, वो मान लीजिए कि दे रहा है आपके विवाह का भाव। प्राण दशा तक जाएं, वो भी विवाह का भाव दे रहा है। तो जिस भी दशा में महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, ये सभी स्थिति, दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, ये सभी स्थिति जब ये सभी विवाह का भाव देंगे, उस समय में जातक की शादी हो जाएगी। और आप जानते ही हैं कि अगर प्राण दशा तक अगर आप जाते हैं तो ये 1-2 दिन का हिल हो जाएगा। तो 1-2 दिन का प्रेडिक्शन आप बता सकते हैं। तो इस तरह से केपी एस्ट्रोलॉजी काम करता है। महादशा स्वामी अपने नक्षत्र स्वामी और उपनक्षत्र स्वामी के जरिए घटना को सिग्निफाई करेगा, तो वह घटना जरूर घटेगी। यानी बुध अपने नक्षत्र स्वामी और अपने उपनक्षत्र स्वामी के जरिए अगर घटना 2-7-11 को सिग्निफाई कर रहे हैं, तो यह घटना जरूर घटित होगी, यानी इस दशा में शादी जरूर होगी। अब जब भी अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा सपोर्ट करेगी शादी के भाव को, उसी समय में इस जातक की शादी हो जाएगी।
ग्रह किस भाव का फल दे रहे हैं, आप भाव कारकत्व यानी हाउस सिग्निफिकेटर से देख सकते हैं। यह देख सकते हैं ग्रह सिग्निफिकेटर यह है, यहाँ से देख सकते हैं कि ग्रह आपको किस भाव किस किन किन भाव का फल दे रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें ताकि अच्छे वीडियो दिए जा सके। आगे आपको और ज्यादा ज्ञानवर्धक और बेहतरीन वीडियो इस चैनल पर अब जाके एडवांस लेवल के शुरू होंगे धीरे धीरे। नमस्कार, धन्यवाद।